रोशनी और आवाजों का मेला, 50 कहानियां, एक सपना बसेरा। कोई हंसाएगा, कोई रुलाएगा, कोई मंजर दिल को जगाएगा। संग चलेंगे, साथ निभाएंगे, ये सफर मिलके हम सजाएंगे। कुछ याद आ रहा है, 14वीं का चांद हो या आफ्ताब हो, जो भी हो तुम, खुदा की कसम लाजवाब। आप सोच रहे होंगे कि क्या मैं पुराना गाना लेकर बैठ गई। आपने शायद ध्यान नहीं दिया कि आज 14वीं का चांद कितना खूबसूरत खिला है। मैं समझ सकती हूँ कि आज बहुत सारी व्यस्तताएं रही होंगी आपके बीच। बाहर शायद आंधी वाला माहौल है, आंधी तूफान वाला, बारिश हो रही है, मुझे नहीं पता, शायद इसीलिए आपने ध्यान नहीं दिया होगा। और ये इत्तेफाक है, जब भी मैं इस मंच पर आती हूँ ज्यादातर ऐसा होता है कि उस दिन लखनऊ का मैच होता है, तो जाहिर सी बात है वो खलबली आपके मन में भी है। तो इन सब चीजों में आपने भी, इसके बीच बहुत सारे घर के काम भी रहे होंगे और उसके बीच आपको यहाँ आना भी रहा होगा। आपने ध्यान नहीं दिया होगा कि साहित्य के आसमान में एक चांद, उसकी 14वीं है और उस चांद का नाम है 17 दिन 50 कहानियां। मिसाल का दादी है। और क्यों मैं इसको 14वीं का चांद कह रही हूँ, आप जानते हैं कि आज 17 दिन में से 14वां दिन है और 14वीं का चांद करके खिल गया है 17 दिन 50 कहानियां। ये वो चांद है, ये बल्कि एक खून है। क्यों? क्योंकि इसमें हमारी मेहनत भरपूर है, लेकिन ये आपके बिना बिल्कुल भी बेनूर है, क्योंकि आप आए तो ये बाहर आई है, ये दिन आए हैं, इतने खूबसूरत आप आए हैं यहाँ पर। तो एक शेर जो है हम आपकी नजर कर रहे हैं कि 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात होगी, 100 चांद भी चमकेंगे तो क्या बात बनेगी, तुम्हारे तो इस रात की औकात बनेगी। और ये सिर्फ आपके लिए तो 17 दिन 50 कहानियों के बारे में जल्दी से जो लोग आज पहली बार आए हैं उनको बता दूं कि ये 50 कहानियों का श्रृंखला 21 अप्रैल से चल रहा है और बहुत जल्दी अपने समापन की ओर जा रहा है। परवान चढ़ चुका है, अंजाम तक हम जरूर इसे बहुत खूबसूरत अंजाम देने वाले हैं आपके साथ। और ये जो 50 की 50 कहानियां हैं, इन्हें लिखने वाली फीमेल राइटर्स, लेखिकाएं हैं। तो एक बार जोरदार तालियां उन सारी फीमेल राइटर्स के लिए, उन लेखिकाओं के लिए, क्योंकि उनमें कई लोग आज हमारे बीच में यहीं पर बैठे हुए यहाँ मौजूद हैं। तो आरंभ को आपको पता ही है, शुभ बनाने के लिए, उसे शुभ आरंभ करने के लिए जो हमारी रीत है, हमारी परंपरा है, उस परंपरा का निर्वहन करते हुए दीप प्रज्वलन का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। और किसे बुलाया जाए? जरूर से उन्हीं महान हस्तियों को बुलाया जाए जिनकी कहानियों का आज मंचन होने वाला है। तो मैं ससम्मान आमंत्रित करना चाहती हूँ डॉक्टर अमिता दुबे, श्रीमती संध्या सिन्हा और श्रीमती विभा चंद्रा जी। और साथ ही साथ मैं अनुरोध करूंगी रचना मुकेश टंडन जी से कि वो इन्हें ससम्मान मंच पर ले आए और दीप प्रज्वलन का ये कार्यक्रम शुरू हो। वो दीप जो प्रतीक है, हमारे ज्ञान का प्रतीक है, हमारे चैतन्य का प्रतीक है, चराचर जगत के समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं का प्रतीक है, जो उन्हीं दीप का आज प्रज्वलन होगा। एक बार फिर मंच पर डॉक्टर अमिता दुबे, संध्या सिन्हा जी और विभा चंद्रा जी। साथ में है हमारे बहुत ही वरिष्ठ और बहुत ही प्यारी रचना मुकेश टंडन जी। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में भी, नाट्य शास्त्र जो है वो सभी कलाओं का स्रोत माना जाता है, नाट्य कला का स्रोत माना जाता है। भरत मुनि ने इसकी रचना की थी। कहते हैं कि स्वयं ब्रह्मा से उन्हें ये ज्ञान मिला था और इस ज्ञान को उन्होंने नाट्य शास्त्र में लिखा था। वहां भी मंच पूजा और दीप प्रज्वलन की बात नहीं गई है। कुछ तो बात है, ये दीप जो जल रहे हैं, जलने वाले हैं और जल रहे हैं, ये जलते रहे,
कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं गोपाल सिंह नेपाली की, शायद आपको भी याद हो। घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, घोर अंधकार हो चल रही बयार हो, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, ये निशीत का दिया ला रहा बिहान है, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं। शक्ति का दिया हुआ शक्ति को दिया हुआ, भक्ति से दिया हुआ ये स्वतंत्रता दिया, रुक रही लगा हो जोर का बहाव हो, आज बंदरधार पर ये दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं, आज द्वार द्वार पर ये दिया बुझे नहीं। बहुत 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 सारा धन्यवाद डॉक्टर अमिता दुबे, संध्या सिन्हा जी और विभा चंदा जी का, क्योंकि आज इनकी लेखनी की चिंगारी प्रकाश बनकर इस मंच को दीप्यमान करने वाला है। इनकी लेखनी का ही ये कमाल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और जो पहली कहानी है उस कहानी का नाम है सीढ़ी, और सीढ़ी के बारे में मैं कह रही हूँ, डॉक्टर अमिता दुबे ने इस कहानी की रचना की है। और सीढ़ी के बारे में बहुत सारी बातें मेरे मन में आती हैं कि जब कोई कंस्ट्रक्शन साइट होता है वहां पर कौन सी कच्ची बांस बल्लियों वाली सीढ़ियों का इस्तेमाल होता है। आप कोई इमारत बन जाए तो सीढ़ियों का इस्तेमाल रहता है, लेकिन जब इमारत बहुमंजिला मंजिलें बढ़ती जाए तो शायद लिफ्ट की हमें याद आती है। लेकिन ये वक्त की बात है, क्योंकि जब बिजली नहीं होती है या भगवान न करे आग लग जाए तो लिफ्ट नहीं हमें याद आती है बड़ी सीढ़ियाँ, और खुदा न खास्ता अगर इमारत भी रह जाए तो वापस वही कपच्चियों बांस बल्लियाँ बड़ी वाली सीढ़ियों की हमें दरकार होती है। यानी ये पूरा मामला है कि हम देखते हैं कि कब क्या चीज हमें जरूरत है, जरूरत के हिसाब से हम न सिर्फ चीजों बल्कि इंसानों का भी चयन करते हैं, और ये फितरत हमारे मन के कोने में हमेशा से रही है। आज जेनजी को कहा जाता है सिचुएशनशिप की बात कही जाती है, उनको बदनाम मत करिए, क्योंकि सच्चाई ये है कि मानवता की शुरुआत से ये फितरत हमारे मन में है कि हम एक दूसरे को सीढ़ी बनाकर इस्तेमाल करते आए हैं। बस उस फितरत को एक नाम दे दिया गया है सिचुएशनशिप, लेकिन इस्तेमाल होना या ना होना ये हमारे हाथ में है। वो कहते हैं ना कि हर जंगल की एक कहानी वो ही भेंट वही कुर्बानी। बात बनाइएगा, निदा फाजली साहब का शेर है। हर जंगल की एक कहानी वही भेंट वही कुर्बानी, गूंगी बहरी सारी भेड़ें चरवाहों की जागीरें हैं, और जब भी कोई तख्त सजा है मेरा तेरा खून बहा है, जब भी कोई तख्त सजा है मेरा तेरा खून बहा है, दरबारों की शान शौकत मैदानों की शमशीरें हैं, शमशीर यानी तलवार। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ कब इंसान इस्तेमाल होना चाहिए अपने हाथ में। तो ये इस्तेमाल की जो दास्तान है इसमें कौन सा किरदार कैसे उभरता है ये जानने के लिए आइए देखते हैं ये कहानी सीढ़ी, लेखिका डॉक्टर अमिता दुबे। कहानी सीढ़ी, लेखिका डॉक्टर अमिता दुबे। माँ, क्या तुम उस आदमी से आज भी प्रेम करती हो जिससे पिछले 25 वर्षों से तुम्हारा तलाक का मुकदमा चल रहा है? बेटी रईशुल का प्रश्न सुनकर मैं हचकचा गई। सोचने लगी, आजकल की पीढ़ी कितनी उभर और हिम्मती है। मेरी अम्मा कहा करती थी, पति पत्नी में प्रेम है या नहीं ये तो पत्नी के चेहरे का रूप और पति की सेहत बता देती है। लेकिन चलते चलते आई लव यू, मी लव यू टू कहकर हवा में प्यार को उछालने वाली ये पीढ़ी
भला माँ के प्रेम को क्या समझेगी। लेकिन जब बेटी ने प्रश्न किया है तो जवाब तो देना ही होगा। बेटी वो भी शादीशुदा और जिसका घर माँ की शरण स्थली बना हो तो जवाब तो माँ को जरूर देना। अंशुल, वो शख्स जिसके साथ पिछले 25 वर्षों से मेरा तलाक का मुकदमा चल रहा है, वो मेरी जिंदगी में तब आया जब मुझे सहारे की बहुत जरूरत थी। मेरा विवाह 18 वर्ष की उम्र में हो गया था। तुम्हारी दादी ने मुझे एक विवाह में देखा था और मेरी दादी से मेरा हाथ मांग लिया था। बस 2 महीने बाद मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। अक्षय मुझसे 10 वर्ष बड़े थे। मुझे बिल्कुल बच्ची समझते थे। कहते थे, तुम अभी बच्ची हो, क्या जानो दुनिया के झमेले को, ये तो मुझे ही संभालना होगा। अक्षय के साथ बीते हुए वो 5 वर्ष मेरी जिंदगी के स्वर्णिम वर्ष थे। उसके बाद तुम्हारे नन्हे कदमों ने मेरे घर में कदम रखा। बेटी, तुम्हारी किलकारी, तुम्हारी गूंज से घर का कोना कोना महक गया। अभी हम तुम्हारी पहली वर्षगांठ मनाने की योजना बना ही रहे थे कि तुम्हारी दादी चल बसी। बीमार नहीं थी वो, घर के बाहर बने मंदिर में पूजा करने गई थी। वहीं पानी चढ़ा रही थी, पैर फिसला, जमीन में गिर गई, सर टकराया और बेहोश हो गई। अस्पताल ले जाते जाते वो चल बसी। उनका जाना जैसे एक मुसीबत बन गया घर के लिए। तुम्हारे पापा अपनी माँ से बहुत प्यार करते थे। इकलौती संतान, वो भी बुढ़ापे की, उन्हें संभालना बहुत बहुत मुश्किल हो गया था। लेकिन वक्त बहुत बड़ा मरहम होता है। संभाला मैंने उनको। तुम्हारी दूसरी वर्षगांठ आने तक अचानक तुम्हारे पापा का ट्रांसफर चंडीगढ़ हो गया। हमारी सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। तुम्हारे दादाजी तो दादी जी के जाने के बाद बिल्कुल सन्यासी हो गए। घर के बाहर एक कमरे में बस उन्होंने अपना बसेरा कर लिया था। खाना भी वहीं खाते थे, सारे काम वहीं करते थे। बहुत कम आते थे घर पे। तुम्हारे पापा के जाने का समय आ रहा था चंडीगढ़ और मुझे बहुत घबराहट लग रही थी। न जाने मेरा मन किसी अनहोनी की आशंका से कांप रहा था। एक दिन तुम्हारे दादाजी घर के बाहर गए किसी दोस्त से मिलने के लिए, फिर वापस नहीं आए। रात बीत गई, अगला दिन बीत गया, दादाजी का कोई पता नहीं था। तुम्हारे पापा बुझे मन से चंडीगढ़ चले गए। मैं बिल्कुल अकेली हो गई। इतनी कम उम्र और तुम नन्ही सी जान, मैं किसके पास जाऊं? रिश्तेदारों का भी कोई पता नहीं था। तुम्हारे पापा के फोन का इंतजार करती गई, नहीं आया उनका फोन। उनके बैग का फोन भी नहीं लगता था। मैं बहुत परेशान थी। तभी अचानक तुम्हारी वर्षगांठ के दिन उनका फोन आया। उन्होंने तुमसे बात की और मुझे आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी मैं तुम्हें आकर ले जाऊंगा। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई और मैंने तैयारी शुरू कर दी। मैं अभी तैयारी कर ही रही थी कि अचानक 2 दिन के बाद उनके बैंक से फोन आया।
कि तुम्हारे पापा ने बैंक की छत से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश की। मैं घबरा गई। तुम्हें तुम्हारी नानी के हवाले करके तुम्हारे मामा के साथ में चंडीगढ़ पहुंची। मैं फौरन अस्पताल गई। अस्पताल में सारे मरीज सो रहे थे। उनके परिचारक भी ऊँग रहे थे। तभी अचानक उस सन्नाटे को चीरती मेरी चीख और सिसकी निकल गई। तुम्हारे पापा की आंखें बता गई थी। वो हमें छोड़कर चले गए थे। फिर क्या हुआ माँ? बताओ ना। फिर होना क्या था? सब कुछ अपने आप होता चला गया। तुम्हारे पापा का पोस्टमार्टम, उनका अंतिम संस्कार, उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र, मेरी नौकरी और फिर मेरे शहर में मेरा ट्रांसफर। 6-8 महीने में सब कुछ हो गया। तुम्हारी नानी तुम्हारी तीसरी वर्षगांठ तक तो रुकी मेरे पास, लेकिन कौन कब तक रुकता? मैं फिर अकेली हो गई। अकेला होना तो शायद मेरी नियति बन चुकी थी। माँ, आप सुधीर अंकल से कब और कहाँ मिली थी? बताती हूँ, सब कुछ बताऊंगी अंशुल। तुम्हारे प्रश्नों का जवाब दिए बिना मैं चुप नहीं होंगी। तुम्हारी देखभाल के लिए मैंने एक नौकरानी को रख लिया, मंगला। वो आती, तुम्हें संभालती, तुम्हें स्कूल लेकर जाती, घर का काम करती, बर्तन साफ करती, और शाम को जब मैं आती तो मुझे चाय पिलाकर घर चली जाती। एक दिन उसने मुझसे कहा, बिटिया, हमरे गांव घरे का लड़का आए, वही सुधीर नाम है, वही अफसरी की पढ़ाई करे चाहत है, वही का एक कमरे की तलाश है, वही बाबूजी राहत रहे जो कमरे में, वही का दई दो। अरे घर में दूसरिया हुई जाइए, वो अपन गल्ला पानी लई के आइए, अपन बनाइए खाइए, तुम्हारा काम कर दे है, बिटिया का ट्यूशन पढ़ाए दे है। बिटिया, तुम कहो तो बेटा बुलाए लाए। मुझे मंगला चाची की बात समझ में आई। हाँ, मैंने सुधीर को बुला लिया। सुधीर मेरे घर में रहने लगा, तुम्हें ट्यूशन पढ़ाने लगा और घर में समाने लगा। मुझसे 5 वर्ष छोटा था सुधीर, बहुत मेधावी और समझदार, अच्छी कविताएं लिखता था। एक दिन तुम्हारी टेबल पर मैंने देखा उसकी कविता की डायरी पड़ी हुई है। मेरी जिज्ञासावश उसे उठा लिया। लिखा था वसुधा के लिए। मैं पढ़ती गई और उसमें डूबती चली गई। पता नहीं कब सुधीर मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। वो बहुत प्रेम और आत्मीयता से मुझे देख रहा था। मैंने पलटकर उससे कुछ कहना चाहा, लेकिन उसने मेरा होठ मैं पिघली तो पिघलती चली गई। आगे क्या हुआ माँ? बताओ ना।
होना क्या था, अकेलेपन से उठकर और अनहोनी के डर से हम दोनों ने आर्य समाज विवाह कर लिया। मंगला चाची और सुधीर के कुछ दोस्त हमारे गवाह बने। मेरे घर वालों ने तो मुझसे रिश्ता तोड़ लिया था। कोई नहीं आया, न तुम्हारी नानी न तुम्हारे मामा। तुम्हें याद है, तुम्हारी शादी के समय में भी मैंने बुलाया था उनको, लेकिन कोई नहीं आया। बस जिंदगी यूं ही अच्छी तरह गुजर रही थी। मैं एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर बैंक की नौकरी में लेती जा रही थी। तभी मेरे मायके के शहर में मेरा ट्रांसफर हुआ। मेरे मन में अपना घर देखने की और माँ से मिलने की उत्कंठा जाग उठी। मैंने बैंक के गेस्ट हाउस में अपना सामान रखा और जल्दी अपने घर पहुंची। मैं रास्ते में ही थी कि तभी मथुरा काका मुझे मिल गए। मुझे देखकर वो रोने लगे। बिटिया, ऐसी का नाराजगी अम्मा के मरे में भी नहीं आई। क्या अम्मा नहीं रही? हाँ बिटिया, उनका गए तो 4-5 बरस हुई गए। मैं इतनी गैर हो गई, किसी ने मुझे खबर भी नहीं दी। मथुरा काका ने मुझसे कहा, बेटा वही घर में तो किराएदार रहा था, एक कमरा है, ओकी साफ सफाई हम करत हैं, चलो वो कमरा खोल देवे, तुम वही अपन इंतजाम कर लो। ये कहकर वो चले गए। मम्मा आगे? मैंने सोचा मैं क्या करूंगी उस घर में जाकर जहां मेरा अपना कोई नहीं, क्या सिर्फ दीवारें देखूंगी। मैं वापस चली आई। बस हर 3 साल में एक शहर से दूसरे शहर ट्रांसफर होता रहा मेरा, और अब मैं तुम्हारे साथ हूं। बेटा, सुधीर ने मुझे वो सब कुछ दिया जो एक पति अपनी पत्नी को देता है। सुधीर तुमसे अपने पिता की तरह प्यार करता था। वो कहता था, वसु हम अपना बच्चा नहीं करेंगे, कहीं ऐसा न हो अंशुल के साथ अन्याय हो जाए। मैं उसका सपना समझती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके शब्दों को बहुत सम्मान देती थी। वो IAS की कोचिंग करना चाहता था। मैंने उसे लखनऊ भेजा कोचिंग करने के लिए। वो पूरा मन लगाकर पढ़ रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था जैसे मैं 2 बच्चों को पाल रही हूँ। घर की सारी जिम्मेदारियों से मैंने उसे मुक्त कर दिया था। कभी कभी वो बीच में आ जाता, तभी 3 सालों के बाद उसका प्रशासनिक सेवा में चयन हुआ। बहुत बहुत खुश था वो मेरे पास आया और मुझसे कहा, वसु ये सब तुम्हारी तपस्या का प्रतिफल है, वरना मैं तो कुछ न कर पाता, छोटी मोटी नौकरी भी मुझे नहीं मिल पाती। मैं उससे कहती, देखो सुधीर, अब तुम्हारा ट्रेनिंग के बाद कहीं पोस्टिंग हो जाए तुम्हारी, तो बस हम अंशुल को भी बुला लेंगे, आखिर उसकी पढ़ाई को भी तो देखना है। लेकिन वो हाँ हूँ भी नहीं करता। मुझे कुछ संदेह हुआ। मैंने सोचा मैं कुछ पूछूं, लेकिन मैं चुप रही, कुछ नहीं पूछा मैंने। तभी एक दिन मंगला चाची हड़बड़ाती हुई आई, बोली, अरे बिटिया
गजब होएगा, गजब होएगा। अरे सुधीर की दूसरी शादी होने वाली है। अरे वही लड़की जो आए, वही इलाहाबाद की डीएम आए। बिटिया जल्दी से कुछ करो, वरना गजब हो जाइए, अनर्थ हो जाइए। उसने अपने पल्लू से पता निकाल करके मुझे दिया। ये क्या हो गया? मुझे बहुत जल्दी कुछ करना था। मैंने अपने महिला वकील से मिलकर उसे पूरा केस समझाया। उसने कहा, देखो वसुधा, सबसे पहले तुम सुधीर से जाकर मिलो। हो सकता है वो किसी दबाव में आकर शादी कर रहा हो। मैं चंडीगढ़ पहुंची सुधीर के पास। डीएम आवाज ढूंढना कौन सा कठिन काम था। मैं उसके बंगले पहुंची। वो बाहर तैयार होकर कार में बैठ रहा था। मुझे देखते ही हड़बड़ाकर बोला, ड्राइवर तुम यहीं रुको, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। मुझे अंदर ले गया और बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? मैंने कहा, सुधीर, पत्नी अपने पति के पास क्या सिर्फ काम से आएगी? उसने कहा, पत्नी? अरे कैसी पत्नी? कौन सी पत्नी? यहाँ ये सब नहीं चलेगा। ये डीएम बंगला है, यहाँ लोग मुझे अविवाहित जानते हैं। तुम्हारी बात कोई नहीं मानेगा। मैंने कहा, ओ, सुना है डीएम साहब की शादी होने वाली है? वो बोला, हाँ होने वाली है। वो मेरे साथ ट्रेनिंग में थी। तभी हमने निर्णय लिया कि हम दोनों शादी करेंगे और एक साथ रहेंगे। मैंने कहा, सुधीर, मैं क्या हूं? वो बोला, अरे तुम क्या हो ये तुम जानो, यहां तुम्हारी कोई बात नहीं चलेगी। तुम्हारी जैसी औरत नहीं चाहिए मुझे। उस समय मुझे तुम्हारी जरूरत थी, मैंने तुम्हारा साथ दिया, और तुम्हें भी सहारे की जरूरत थी। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे तुम्हारी जैसी दीनहीन महिला का हाथ थामने वाले बहुत मिल जाएंगे। मुझे राखी जैसी स्मार्ट लड़की की जरूरत है। तुम्हारी जैसी माताजी टाइप की औरत का मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं। चलो निकलो यहाँ से, मुझे बहुत काम है, अब तुम जाओ यहाँ से। मेरे आंसुओं की परवाह किए बिना उसने मुझे बाहर का रास्ता घर वापस आ गई। सुधीर, तुमने ये अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया सुधीर। अपनी उन्नति के लिए मुझे सीढ़ी बनाकर आगे का रास्ता खोजा और शिखर पर पहुंचकर उस सीढ़ी को ठेल दिया तुमने। अच्छा नहीं किया सुधीर, अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं सीधी नहीं, मैं जीती जागती इंसान हूँ। हाँ, मैं जीती जागती इंसान हूँ। वकील से मिलकर मैंने तुरंत नियुक्ति विभाग को नोटिस भेजा। सुधीर की शादी हो गई।
गलत बयानी में फ्रॉड का केस अलग से चला। बाद में उसने भूल सुधार कर विवाहित होने की बात तो स्वीकार की और उससे तलाक मांगा। मैंने कोर्ट में जज साहब से कहा, जज साहब, तलाक तो मैं नहीं दूंगी, ये चाहे मेरे साथ रहे या मुझे अपने साथ रखे। हाँ, सुधीर का न तलाक हो सका न शादी। सुना है उसकी होने वाली पत्नी किसी दूसरे जिलाधिकारी की बेगम बनकर 2 बच्चों की मां बन चुकी है। सुधीर उससे पूछता, तुम आखिर चाहती क्या हो? मैं कहती, क्यों, जैसे चल रहा है वैसे क्या बुरा है? उस समय तुम्हें मेरी जरूरत थी, मुझे भी सहारा चाहिए था। अब मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारी। वो कहता, तुम जितना चाहो पैसा ले लो, लेकिन तलाक दे दो मुझे। मैं कहती, सुधीर, जितना पैसा मैंने तुम पर खर्च किया है उसका ब्याज अभी बढ़ रहा है, बढ़ने दो। मुकदमा पेशी दर पेशी बढ़ता चला गया और सुधीर के हाथ से समय फिसलता गया। न तलाक हुआ न दूसरी शादी। मेरे पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं। बस यही है मेरी कहानी। तुमने पूछा तो मैंने पूरी सच्चाई से अपनी दास्तान तुम्हारे सामने रखी। मम्मा, मेरा सवाल अभी भी वही है। आप सुधीर अंकल से प्यार करती थी या फिर पापा से? बहुत अच्छा प्रश्न किया है तुमने और मैं इसका उत्तर जरूर दूंगी। अंशुल, जब हम बाजार में साड़ी खरीदने जाते हैं तो पहली नजर में जो साड़ी पसंद आती है उसमें कोई छेद या दोष निकल आता है तो उसे हमें छोड़नी पड़ती है। हर दूसरी साड़ी से समझौता करना पड़ता है, लेकिन जब जब वो साड़ी पहनी जाती है पहली साड़ी के लिए बहुत कसक होती है। सुधीर से मेरा प्यार सिर्फ एक समझौता था। प्रेम तो मैंने तुम्हारे पापा से किया, वो बात अलग है कि उन्होंने मेरी और तुम्हारी चिंता किए बिना अपनी जीवन लीला समाप्त कर दी। लेकिन वो मेरे मन मंदिर के देवता थे। सुधीर ने मेरे अंदर की सुकुमार कोमल लड़की को जीवंत किया
लेकिन वो सुकुमार लड़की सीढ़ी तो नहीं हो सकती। उसने मुझे सीढ़ी समझा और मैं उस सीढ़ी को अंगद का पांव बनाकर दृढ़ता से आज तक खड़ी हूं। मेरा प्रेम मेरी कमजोरी नहीं, मेरी ताकत है अंशु, मेरी ताकत है। इतिहास गवाह है कि जिन हाथों में ताजमहल बना है उन्हीं को काटा गया। इसलिए कहते हैं ना कि हमें पैसे कुछ लेते हैं, लेने होते हैं। तो आज सीढ़ी का जो मंचन हुआ यहाँ पर, जिसमें ज्योति सिंह की अंशु की भूमिका में और वसुधा जी की भूमिका में थी संध्या दीप रस्तोगी। हिंदी अर्थशास्त्र में बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको फिर से हम बुलाएंगे यहाँ पर मंच पे। बताना चाहूंगी कि हिंदी अर्थशास्त्र में एमए LLB और गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में आक्रोश का स्वर इस विषय पर PhD की उपाधि ये है डॉक्टर अमृता दुबे। आपकी कई पुरस्कृत कृतियां हैं, पुनर्वास, दीपक समन, सुखमणि, ऐसा मन करता है। आपकी समालोचनाएं, छायावादी काव्य पथिक महादेवी निराला, आक्रोश के कवि मुक्तिबोध, आपके कहानी संग्रह पाषाणी, नैनवी, सिलवटें, बाल साहित्य, समझौते की दुनिया और राह मिल गई। इसके साथ ही आपके कई और उपन्यास भी बहुत व्यापक है। उलझन, एकांतवासी शत्रुघ्न, अमृतायन और आपके काव्य संग्रह ये काशी है, ऐसा मन करता है। आपकी समीक्षाएं, कविता की आहटें, कविता की पदचाप और विभिन्न साप्ताहिक सांस्कृतिक संस्थानों द्वारा जो आपको 122 सम्मान प्राप्त हुए, शायद इसीलिए आज आप साहित्य का कारण है। ये है डॉक्टर अमृता दुबे। और जैसा कि आपको पता है कि 17 दिन 50 कहानियों का ये सिलसिला बहुत खूबसूरत बन पड़ा है। तो इतने सारे लोगों का इसमें बहुत सफल तरीके से उन्होंने हमारा साथ दिया है और इस साथ को और पुख्ता बनाने के लिए जरूरी बन जाता है कि एक स्मृति चिन्ह उनके लिए हम जरूर ले आए। तो आज सबसे पहले जो हमारी लेखिकाएं हैं, जिन लेखिकाओं की वजह से ये 17 दिन 50 कहानियों का मंचन संभव हो पा रहा है, क्योंकि उन्हीं की कहानियों का मंचन हो रहा है, उन लेखिकाओं को मैं धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मंचकृति नाट्य समिति जिसकी तरफ से 17 दिन 50 कहानियां आप तक पहुंच रही है, उनकी तरफ से एक छोटा सा स्मृति चिन्ह उनको प्रदान करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी। ससम्मान आपको बुलाना चाहूंगी। पहले तो सबसे पहला नाम उन्हीं का है जो इस समय मंच पर थी जी। वो अभी आपको मंच पर नजर आई और खुद भी एक लेखिका है, उनकी कहानियों का भी मंचन हो चुका है। संध्या दीप रस्तोगी जी, मैं रचना मुकेश चंद्र जी से दरखास्त करूंगी कि वो संध्या दीप रस्तोगी जी को मंच पर सम्मान दिया है। साथ ही साथ मैं दरखास्त करूंगी संध्या सिन्हा जी को कि आज ये सम्मान आपके हाथों से उन्हें मिले। साथ ही बुलाना चाहूंगी डॉक्टर अमृता दुबे जी को। डॉक्टर अमृता दुबे जी और संध्या जी आज सारे सम्मान देने के लिए यहाँ पर मैं उनको बुला रही हूँ। एक एक करके नाम लूंगी। तो आज संध्या जी रस्तोगी जी ने डॉक्टर अमृता दुबे की ही कहानी में काम किया, तो क्यों ना ये सम्मान डॉक्टर अमृता
दे प्रदान करें संध्या जी रस्तोगी जी को। साथ ही साथ एक बहुत ही खूबसूरत पल है, इसे कैमरे में आप कैद करना चाहेंगे जरूर से और तालियों से समर्थन करना चाहेंगे। साथ ही अमृता जी से दरखास्त है कि हमारे और एक गायक हैं, मैं उनको मंच पर बुलाना चाहूंगी। विभा चंद्रा जी, विभा चंद्रा जी आपको मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मंच पर। विभा चंद्रा जी हमारे बीच हैं। जी हैं विभा रचना जी, विभा चंद्रा जी मेरे लिए एक सुंदर सा स्मृति चिन्ह प्रदान करती हुई डॉक्टर अमिता दुबे। ये भी चाहिए। और इसके बाद शिखा सक्सेना जी को मैं सादर आमंत्रित करना चाहती हूँ मंच पर। शिखा सक्सेना जी, आप इसके बाद आइए और डॉक्टर अमिता दुबे जी, संध्या सिन्हा जी आपको ये खूबसूरत सा स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए। इसके बाद मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी सम्मान ज्योत्सना सिंह जी को। ज्योत्सना सिंह जी, आपसे दरखास्त है कि आप कृपया मंच पर आए। आपको सादर आमंत्रण है, इस मंच की शोभा बढ़ाएं। और संध्या सिन्हा जी और डॉक्टर अमिता दुबे जी आपको ये स्मृति चिन्ह दे रहे हैं। और तालियां जरा बाद में मंच पर बुलाना चाहूंगी कविता मिश्रा जी को। कविता मिश्रा, मेरा सौभाग्य है कि इनकी लिखी एक कहानी में के मंचन में मैंने हिस्सा लिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। कविता मिश्रा जी मंच पर आते हुए। और संध्या सिन्हा जी और डॉक्टर अमिता दुबे जी ने ये सम्मान देते हुए, ये छोटा सा स्मृति चिन्ह देते हुए एक और हमारा सलाम सुषमा श्रीवास्तव जी का। सुषमा श्रीवास्तव जी, आपसे निवेदन है कि आप कृपया मंच पर आए। सादर आमंत्रण है आपका। सुषमा श्रीवास्तव जी मंच पर आते हुए, अलका प्रमोद जी उनकी मदद करते हुए, रचना मुकेश टंडन जी उन्हें बहुत ही प्यार से सप्रेम मंच पर ले आते हुए। सुषमा श्रीवास्तव जी, और एक बात आपके लिए मंच समिति नाम के समिति की तरफ से संध्या सिन्हा जी की तरफ से आपके साथ खड़े होने को और डॉक्टर अमिता दुबे जी की तरफ से और अब आगे कहानी में छोटा सा ट्विस्ट है, क्योंकि अपना नाम जिन तक ये स्मृति चिन्ह पहुंचने वाला है वो है डॉक्टर अमिता दुबे जी का। तो मैं संध्या सिन्हा जी से दरखास्त करूंगी, अनुरोध करूंगी कि ये स्मृति चिन्ह आप डॉक्टर अमिता दुबे जी को प्रदान करें। वाह क्या बात। दो बार
वही लेखिकाएं हैं और भी ये सब कुछ लेखिकाएं आज हमारे सामने खड़ी हैं और भी लेखिकाएं उनका हम कोशिश करते हैं हम सम्मान क्या करें। आज ये सम्मानित कर रहे हैं हमें, इस स्मृति चिन्ह को सम्मानित कर रहे हैं। ये मौका बहुत सुंदर है। कोमल मन की ये मासूम आंखें जो है इनमें जो है पैनी नजर बहुत है। क्यों? क्योंकि नजारा वही होता है लेकिन हमारी नजर और आपकी नजर में फर्क बहुत है, इसलिए शायद एक अलग नजरिया होता है और उस नजरिए का नजराना है ये सारी कहानियां जो आप देख रहे हैं। तो जोरदार तालियां आपके नजरों और नजरिए के नाम। बन के मासूम सबको ताड़ गई, बन के मासूम सबको ताड़ गई, आंख उसकी बड़ी सयानी है। आप बीती कहो कि जब बीती, हर कहानी मेरी कहानी है। ये आप ही की कहानियां हैं जो जिसमें आपकी कहानियां हैं और जगत पूरे जगत के जितने भी अनुभव है उसका तड़का लगाकर आपकी कहानियां हमारे बीच ला रही है। उसके लिए जोरदार तालियां आप देखें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि हम साहित्य अमृत के पास में हमें इसकी तलब है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मंच पर हम आपको